हेलो गाइज, हम लोग इससे प्रीवियस लेक्चर में न्यूप्लाज्म के बारे में पढ़े थे। उसकी इंट्रोडक्शन, बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस और कब हम उसे कैंसर बोलेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख ली है। अब हम लोग इस लेक्चर में मेटास्टैटिस के बारे में पढ़ेंगे कि मेटास्टैटिस क्या है और इसका कैसे होता है। मेटास्टैटिस तो हम लोग जानते हैं कि स्प्रेड ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है वो एक साइड से दूसरे साइड पे स्प्रेड करती है, ट्रांसफर होती है। तो ये कैसे होता है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो सबसे फर्स्ट है ब्लड वेसल के थ्रू। हम लोग जानते हैं कि अगर ब्लड वेसल में आ जाए कोई ट्यूमर तो फिर एक साइड से दूसरे साइड पे जा सकती है। लिम्फेटिक वेसल्स के साथ भी जा सकती है, ठीक है, और बॉडी कैविटी के थ्रू भी, ठीक है। लेकिन दो ऐसे मेटास्टैटिस ट्यूमर हैं जो कि एक्सेप्शन होते हैं, उनका कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक है। पहला है बेसल सेल कार्सिनोमा, जो कि स्किन में होती है, बेसल सेल कार्सिनोमा। इसका डायरेक्ट लिंक नहीं होता ब्लड वेसल और लिम्फेटिक सिस्टम से, ठीक है, इसलिए ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाती वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। उसी तरह मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर, अगर ब्रेन में ट्यूमर हो रखा है तो वो भी ब्रेन ट्यूमर जो होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। हमारे ब्रेन में क्या होता है, बी ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। वहाँ पे ब्रेन से डायरेक्ट ब्रेन का कोई अटैचमेंट नहीं रहता है, न कि लिम्फ से, ठीक है। तो वहाँ भी मैलिग्नेंट ट्यूमर का स्प्रेड नहीं हो पाता है, दो केस में स्प्रेड नहीं होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर का, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे लिम्फेटिक स्प्रेड, लिम्फेटिक सिस्टम से कैसे स्प्रेड करता है, ठीक है। ये सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा लिम्फेटिक वेसल से स्प्रेड होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर की। तो ट्यूमर सेल्स इंटर द लिम्फेटिक चैनल फ्रॉम ए स्मॉल ट्यूमर इम्बोलाई। क्या होता है कि ये अगर लिम्फेटिक चैनल है, ठीक है, और इसमें क्या होगी कि एक छोटी सी टुकड़ी, मतलब बहुत ही छोटा सा उसका पार्ट जो होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर का, वो आता है और एक इम्बोलाई के रूप में हो जाता है। इम्बोलाई, इम्बोलस हम लोग जानते हैं, जैसे थ्रोम्बोसिस होता है या फिर क्लॉटिंग हो जाती है, एयर होता है, कि इस सबको इम्बोलस बोलते हैं। तो ये ठीक एक ट्यूमर इम्बोलाई बन जाती है, एक छोटी सी बन जाती है और ये जाके लॉज्ड हो जाती है लिम्फ वेसल्स में या फिर लिम्फ नोड में जाके अटक जाती है, ठीक है, वहाँ जाके लॉज हो जाती है, रुक जाती है। फिर वहाँ से वो क्या होगा कि अगर दूसरी जगह लिम्फ का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो फिर वो जाके मतलब वहाँ पे कैंसर कॉज कर देता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ब्रेस्ट कार्सिनोमा, किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो वो हो सकता है कि पास में कौन सा लिम्फ नोड है, अगर ब्रेस्ट है तो पास में लिम्फ नोड है, एक्सिलरी लिम्फ नोड, तो वहाँ पे एक्सिलरी लिम्फ नोड में जाके वो लॉजिंग कर लेगा, वहाँ पे कार्सिनोमा कर सकता है, ठीक है। ठीक, अब हम लोग हेमाटोजेनस स्प्रेड, यानी ब्लड वेसल्स के थ्रू स्प्रेड कैसे होता है, ठीक है। ट्यूमर सेल्स इंटर इन कैपिलरी और वेन्स कैरिड अवे ब्लड स्ट्रीम। ये हमारी सबसे मतलब कैपिलरी वेन्स में सबसे पहले जाती है ट्यूमर, ठीक है। वहाँ से ट्यूमर इम्बोलाई बनती है और वो जाके कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाती है, मोस्टली लीवर और लंग्स में जाके वो लॉस्ट हो जाती है, फंस जाती है। फिर वहाँ पे वो कॉज करती है, वहाँ पे डिपॉजिट होके वहाँ पे एक मेटास्टैटिस मैलिग्नेंट ट्यूमर कॉज करती है, ठीक है, वहाँ पे फिर कैंसर हो जाता है। जैसे एग्जांपल है कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो मोर चांसेज होती है कि उसको लीवर कैंसर हो, ठीक है, सेकेंडरी उसकी चांसेज होती है कि लीवर कैंसर हो, ठीक है। ये हो गया ब्लड के थ्रू, ठीक है। ठीक उसी तरह बॉडी कैविटी होता है कि सिलोम के थ्रू, हम लोग सिलोम पढ़े होंगे 12th में, ठीक है। तो ठीक उसी तरह हमारी बॉडी कैविटी होती है कि हमारा जो भी ऑर्गन है, ठीक है, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है सारे ऑर्गन को, तो ये बॉडी कैविटी होती है, ठीक है। अगर इसमें कोई ट्यूमर्स आके स्प्रेड होता है, फॉल होता है, गिरता है, सेड ऑफ होता है, तो फिर ये सिलोमिक जो फ्लूइड होती है, बॉडी कैविटी जो फ्लूइड होती है, उसके थ्रू ये कहीं जाके दूसरे ऑर्गन से अटैच हो जाएगा, ठीक है। स्प्रेड ऑफ ट्यूमर वाया सिलोमिक कैविटी होती है, जो ऑर्गन हुआ, ऑर्गन के बाहर एक कैविटी होती है, उस सिलोमिक कैविटी, व्हेन ट्यूमर सेड ऑफ, अगर उसमें आके ट्यूमर किसी ऑर्गन से ट्यूमर आके गिरता है सेरोसा लेयर से, ठीक है। सेरोसा लेयर सबसे बाहर, हम लोग जानते हैं कि सेरोसा सबसे आउटर लेयर होती है तो कोई भी कैविटी की, खासकर जीआई ट्रैक्ट की, ठीक है। फॉल इनटू बॉडी कैविटी लाइक प्लूरल कैविटी, ठीक है। प्लूरल कैविटी होगा लंग्स के बाहर की कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी होगा हमारे ये पेरिटोनियम एरिया, एब्डोमिनल एरिया का, ठीक है। सब अर्कनॉइड स्पेस हो जाती है हमारे ब्रेन में, ठीक है। ये सारी कैविटी हैं जहाँ पे फ्लूइड्स होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आके कोई ट्यूमर गिरता है, ठीक है, वहाँ पे कोई ट्यूमर आता है तो कैरिड अवे वहाँ पे एक फ्लूइड होती है, हम लोग को पता है कि प्लूरल फ्लूइड होती है, पेरिटोनियल फ्लूइड होती है, पेरिकार्डियम फ्लूइड होती है, ठीक है। वो सारी फ्लूइड में वो क्या होती है, इम्प्लांट होती है और वहाँ से कहीं दूसरे जगह जाती है, ठीक है। फिर वहाँ से कहीं दूसरे जगह जाके वो कैंसर और ट्यूमर कॉज करती है, ठीक है। अब फैक्टर कौन कौन सी फैक्टर हैं जो कि न्यूप्लाज्म कॉज करते हैं, ठीक है। तो हेरिडिटरी फैक्टर है, इन्वायरमेंटल और कल्चरल, जियोग्राफिकल, एज, जेंडर, क्रोनिक इरिटेशन, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। अब वन बाई वन हम लोग देखेंगे कैसे इफेक्ट करता है।
हेरिडेटरी फैक्टर, अगर हमारे बॉडी में पहले से ही मतलब बाई बर्थ कोई म्यूटेशन होकर जीन आया है, म्यूटेट जीन आया है, तो वो नेचुरल है कि वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में कभी ना कभी जाके कैंसर करेगा, ठीक है। ड्यू टू इनहेरिटेंस सिंगल म्यूटेट जीन, अगर कोई जीन आया वो सिंगली सिर्फ अगर जो भी हमारे पास क्रोमोजोम रहता है, ठीक है, उस पर 2 जीन रहते हैं, एक ही कैरेक्टर के 2 जीन रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक सिंगल जीन म्यूटेट हुआ है और दूसरा जीन म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो वैसे केस में चांसेज होता है कि कैंसर हो, ठीक है। वैसे और ये सबसे ज़्यादा किस में होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में। याद रखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि एज और एज है, ठीक है, तो अगर एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर गया, अगर एक भी डोमिनेंट जीन जाता है, अगर वो अफेक्टेड है तो आसानी से वहाँ पे कॉज कर सकता है कैंसर, ठीक है। तो अगर रेसेसिव रहा तो दोनों पे हमें चाहिए होता है, रेसेसिव रहा तो हमें दोनों म्यूटेशन चाहिए होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑटोसोमल डोमिनेंट में होती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में सिर्फ एक पे भी अगर म्यूटेशन हुई है तो कॉज कर देगी कैंसर, लेकिन अगर रेसेसिव रहती तो दोनों पे होना चाहिए था, ठीक है। अब फीमेल एडोनोमैटस पॉलिप्सिस, ठीक है, पॉलिप एक गांठ लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा। एडोनोमेटस कॉलुमनर एरिया में, जहाँ पे कॉलुमनर इपिथेलियम हो, वहाँ पे एडोनो के नाम से जान जाते हैं। हाई रिस्क टू डेवलप क्लोनिक कार्सिनोमा, यानी कोलोन वाले रीजन में सबसे ज़्यादा चांसेज होती है अगर एडोनोमैटस पॉलिप है, ठीक है। तो इसमें फीमेल का मतलब समझिए, फीमेल का मतलब होता है कि बाई बर्थ हमें एक किसी क्रोमोजोम पे उस पर एक जीन जो है वो म्यूटेट हो रखा है, दूसरा जीन हमारे लाइफ स्टाइल में कोई मॉडिफिकेशन होने के दौरान उसमें दूसरा जीन जो है वो मॉडिफाई कर जा रहा है, उसमें भी म्यूटेशन हो जाती है, तब जाके वहाँ पे कैंसर कॉज होती है। यानी एक तो बाई बर्थ मॉडिफाइड है, यानी एक बाई बर्थ म्यूटेट है, ठीक है, और दूसरी जो जीन है वो हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से म्यूटेशन उसमें हो जाता है, तो फिर जब ये दोनों म्यूटेशन हो जाता है तो वहाँ पे कैंसर कॉज होता है, ठीक है। कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, ओवरी, कोलन, ये सारे लगभग हेरिडेटरी भी होते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल कल्चर, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है तो उसमें ज़्यादा चांसेज होती है कि लंग्स कैंसर, ओरोफेरिंग्स, इसोफेगस, लेरिंग्स, ब्लाडर, पेनक्रियाज कैंसर होते हैं, ठीक है। अल्कोहल एब्यूज़ कोई लेता है तो उसमें इसोफेगस और लीवर को इफेक्ट करता है। सर्वाइकल कार्सिनोमा, ठीक है, नंबर ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अगर कोई पर्सन है वो नंबर ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कर रहा है तो उसमें सर्वाइकल कार्सिनोमा होने के चांसेज हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में एवेस्टस हो गया, ठीक है, लंग्स कैंसर करता है, यानी फैक्ट्री वगैरह में, इंडस्ट्रियल एरिया में। बेंजीन है, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, लिम्फोमा करता है, लिम्फ कैंसर कॉज करता है, ठीक है। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हम कैसे याद करेंगे, ठीक है, तो अगर किसी पर्सन के स्किन में मेलेनोसाइट की कमी है, मेलेरिन की कमी है, तो भी कैंसर कॉज हो सकता है, स्किन कैंसर। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मेलिग्नेंट जो मेलेनोमा है, ठीक है, मेलिग्नेंट कैंसर जो है, स्किन ट्यूमर है, मोस्टली न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पर्सन को हो रहा है। ये सारे गोरे लोग हैं, फेयर होती है इनकी स्किन, तो इनमें फेयर होने की वजह से इनमें मेलानिन कम रहता है, मेलेनोसाइट कम रहता है, जिसकी वजह से अगर सनलाइट आ रहा है, यूवी रेज आ रहा है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो मेलेनोसाइट की कमी होने की वजह से वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उनमें ज़्यादा चांस होती है कि स्किन कैंसर हो। ठीक उसी तरह स्टोमक कैंसर जो है वो मोस्टली जापान वाले पर्सन को होती है, ठीक है। ये हो गया ज्योग्राफिकल फैक्टर, ठीक है, आप ये याद रखना, तो आप एग्जाम्पल लिख दोगे इसमें। एज कैसे इफेक्ट करता है, तो सबसे ज़्यादा कैंसर की चांसेस ओल्ड एज में होती है, ठीक है, ओल्ड एज में ज़्यादा चांसेज होती है कैंसर की। सर्टेन कैंसर, कुछ कैंसर जो कि बच्चों में होती है, न्यूरोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है, ब्लास्ट का मतलब समझें कि जो जिससे सेल फॉर्म होती है, हेपेटोब्लास्टोमा, विलियम्स ट्यूमर, ये सारे इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस में होती है, ठीक है। आप 3 याद कर लो, न्यूरो, रेटिना, हेपेटो, न्यूरोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, हेपेटोब्लास्टोमा, ये इन्फेंट और चिल्ड्रन में होती है, ठीक है। जेंडर आप देखिए, जेंडर से कोई ऐसा डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि मेल में ज़्यादा होगा कि फीमेल में ज़्यादा होगा, लेकिन कुछ हार्मोनल ऐसे चेंज होते हैं, कुछ हैबिट्स होती है कि वो ज़्यादा कैंसर मेल में होता है दैन फीमेल। अब लाइक अगर मेल में देखें तो अगर सिगरेट स्मोकिंग वगैरह कर रहा है मेल, तो ज़्यादा चांसेज है कि उसमें लंग्स कैंसर वगैरह होंगे, ठीक है, कि मोस्ट प्रोबेबली लंग्स कैंसर और फेरिंग्स कैंसर ये सब मेल में होते हैं। ठीक उसी तरह ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट प्रोबेबली वुमेन में होते हैं, ठीक है। क्रोनिक इरिटेशन होते हैं कि किसी ऑर्गन को किसी खास केमिकल के द्वारा इरिटेशन होना,
ठीक है, उसकी वजह से। जैसे हम स्मोकिंग करते हैं तो जो निकोटीन वगैरह हमारे बॉडी में जाता है तो उसकी वजह से इरिटेशन होती है और वहाँ पे कैंसर हो सकता है, ठीक है, लंग्स कैंसर वगैरह, ठीक है। अब यूवी रेज से बेसल सेल कार्सिनोमा स्किन कैंसर है, ठीक है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा आई में, ठीक है, आई में स्क्वैमस सेल होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, और बेसल सेल होती है। जब आप स्किन का लेयर पढ़ोगे, एनाटॉमी में पढ़े होंगे, तो सबसे नीचे होती है बेसल, ठीक है, तो ये काफ़ी नीचे होती है, तो बेसल सेल कार्सिनोमा हो जाता है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा आई में हो जाता है यूवी रेज की वजह से, ठीक है। इसमें फेयर्ड स्किन को बहुत ज़्यादा चांस रहता है क्योंकि उसमें मेलानिन मेलानोसाइट की कमी होती है, ठीक है। कार्सिनोजेनिक एजेंट कौन कौन से हैं? कार्सिनोजेंस का मतलब क्या होता है? वैसा एजेंट जो कि कैंसर कॉज कर रहा हो, ठीक है, हमारे जेनेटिक और सेलुलर चेंजेज करके वो कैंसर कॉज कर रहा हो। आर एजेंट इंड्यूस सर्टेन चेंजेज जेनेटिक और सेलुलर लेवल पे वो ऐसा चेंज कर रहा है जिसकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल को न्यूप्लाज्म कैंसर हो जा रहा है, ठीक है। कार्सिनोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ऑफ न्यूप्लाज्म, जिसमें न्यूप्लाज्म जनरेट हो रहा हो, ठीक है। कार्सिनोजेनिक एजेंट कौन कौन सा है? केमिकल है, रेडिएशन है, माइक्रोबियल है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे केमिकल। तो केमिकल में जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जैसे सिगरेट वगैरह लेते हैं हम लोग, तो उससे वजह से लंग्स कैंसर। नाइट्रोसमाइन है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। एलेनिन डाई है, ब्लैडर कार्सिनोमा, ठीक है। ये कुछ आपको थोड़े बहुत याद करने पड़ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन कार्सिनोमा। तो इसमें दो चीज़ आती है, यूवी रेज आती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकुलेट रेडिएशन आती है, ठीक है। पहला यूवी रेज से हम लोग अभी पीछे ही देखे हैं कि बेसल सेल कार्सिनोमा स्किन का होता है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा स्किन और आइज दोनों में होती है, ठीक है। इसमें मैलिग्नेंट मेलानोमा, जो कि मैलिग्नेंट मेलानोमा खासकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले पर्सन को होती है। इसमें भी डिपेंड करता है कि यूवी रेज में कौन सा यूवी रेज है, ठीक है। अगर यूवी बी है तो ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होती है, अगर यूवी बी है तो बहुत ज़्यादा कॉज करता है कैंसर, ठीक है। हाई पोटेंशियल होती है इसकी कार्सिनोमा करने की, ठीक है। स्किन कैंसर डिपेंड ऑन टाइप ऑफ यूवी रेज, हम कौन सा टाइप यूवी रेज का कौन सा टाइप मेरे ऊपर आ रहा है, एक्सपोज हो रहा है। अगर यूवी बी हो रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस है। इंटेंसिटी ऑफ एक्सपोजर, कितना ज़्यादा इंटेंस है वो यूवी सनलाइट, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन स्किन में कितना मेलानिन और पिगमेंट है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आयोनाइज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकुलेट रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में एक्सरे और गामा रेस होता है, पार्टिकुलेट रेडिएशन में न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स होता है। इसका एग्जांपल है थायराइड कैंसर, ल्यूकेमियाज, ठीक है, याद रखना। अब माइक्रोबियल कार्सिनोमा में जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जो है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी हमारे लीवर में कार्सिनोमा करते हैं, ठीक है। ह्यूमन पैपिलो वायरस, ये आप लोग पढ़े होंगे एनाटॉमी फिजियो में, तो ये क्या करता है, ये हमारे सर्वाइकल कैंसर करता है, ठीक है। जो हम लोग एनल और माउथ सेक्स होता है उसके दौरान ये चीज़ होती है, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर होती है इससे। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हम लोग पढ़े थे कि ये गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, हमारे स्टोमक में कार्सिनोमा ये करता है, ठीक है। ये सारे हो गया। फिर उसके बाद इसका वार्निंग साइन क्या है, अगर किसी को कैंसर हुआ तो कौन कौन से साइन आपको दिख सकते हैं, ठीक है। वार्निंग साइन 7 है। CAUTION कॉशन के नाम से जानी जाती है, जिसमें C का मतलब होता है कि चेंज इन बॉल एंड ब्लैडर हैबिट, हमारे खाने पीने और बॉल और ब्लैडर हैबिट में कुछ चेंजेस नजर आएंगे, ठीक है। हो सकता है डायरिया हो जाए, नोजिया हो जाए, वोमिटिंग, ऐसा चीज़ हो सकता है। सोर दैट डज नॉट हील, कोई भी अगर जख्म हो रखी है, कोई भी घाव हो रखा है, वुंड हो रखा है या फिर वेट सोर हो रखा है तो वह हील जल्दी नहीं होगा, ठीक है। अनयूजुअल ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज, हो सकता है कहीं ना कहीं से हमारे बॉडी से ब्लीडिंग होने लगे, डिस्चार्ज होने लगे, ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग होने लगे, ब्लीडिंग बाहर भी होने लगे, वो सारी चीज़ें। थिकनिंग लम्प्स इन ब्रेस्ट एंड, अगर ब्रेस्ट कैंसर हो रही है तो थिकनिंग हो जाती है या फिर लम्प्स गांठ लाइक बन जाते हैं, ठीक है। आइस होगा इंडाइजेशन है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, उसको स्वेलिंग ना कर पाता हो, इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम हो रही हो। ओ से ऑब्वियस चेंज इन वॉट एंड मोल, हम कई बार देखते हैं कि हमारे मोल बनते हैं हमारे स्किन पे, अगर वो उसमें एक चेंज दिख रहा है, ठीक है। चेंज लाइक कि एक ही जगह पे, एक खास प्लेस पे, एक पार्टिकुलर प्लेस, मान लेते इस प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा मोल, एक ही जगह पे अगर बोला जाता है कि अगर 12 से ज़्यादा मोल हो रखे हैं, ठीक है, वॉट या फिर मोल, तो वो एक कैंसर का रूप होता है, ठीक है। उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है।
एन से होगा नैगिंग कफ एंड हॉर्सनेस, अगर हॉर्सनेस हो रही है, कफिंग हो रहा है, तो भी एक सीवियर चांस है कैंसर का। ठीक है, तो नियोप्लाज्म चैप्टर पैथोलॉजी का ये ख़त्म हो गया आज। तो अगर आपको ये लेक्चर और नोट्स पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।